नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना लाग लपेट के। बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। इंडिया न्यूज पर 1 घंटे का यह नया शो आप रोजाना सोमवार से शुक्रवार तक देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आज की 3 बड़ी खबरें। भारतीय वायुसेना का एक विमान अरुणाचल प्रदेश में लापता बताया जा रहा है, जिसमें 13 लोग सवार थे। गुजरात में एक महिला से मारपीट करने वाले बीजेपी विधायक बलराम थवानी ने माफी मांगते हुए उसी महिला से अब राखी बंधवा ली है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को मेट्रो और बस में मुफ्त सफर करने की सौगात देने का ऐलान किया है। और आइए अब शुरू करते हैं। देश में जानलेवा गर्मी ने 65 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए राजस्थान और विदर्भ में रेड अलर्ट, जबकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने दिल्ली में 2 से 3 दिनों में भीषण गर्मी से राहत के संकेत दिए हैं। पिछले 3 दिनों से चढ़ती गर्मी ने दिल्ली में जबरदस्त कहर बरपा रखा है। 45 डिग्री के तापमान और लू के थपेड़ों से लोगों का सड़कों पर निकलना मुहाल हो गया है। बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए दिल्ली में रेड कलर चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन फिलहाल उसे हटा लिया गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम में इसी तरीके से गर्मी बनी रहेगी और लोगों को घर से बाहर निकलने में कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। गर्म हवाएं लोगों को और ज्यादा परेशान कर रही हैं। इस वक्त हम इंडिया गेट के पास मौजूद है और यहाँ पर कुछ सैलानी हमारे साथ आए हैं। तो आप बताएं, कहाँ से आए? मैं शहर से, हरियाणा से आया हूँ सर। अच्छा, दिल्ली में इस वक्त मौसम कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि अभी तो सुबह का वक्त है, दोपहर में भी आप घूमे, कैसा मौसम है दिल्ली का? काफी गर्म मौसम है सर। गर्मी का आलम यह है कि गर्मी की छुट्टी में दिल्ली घूमने निकले सैलानी भी इस वक्त को कोस रहे हैं। एक्चुअली में मजा नहीं कर पा रहे हैं। हम देख जरूर है, बट जो इंजॉयमेंट होता है वो काफी तकलीफ है। मतलब इंजॉयमेंट नहीं हो पा रहा है, गर्म है और कहीं ना कहीं बॉडी में भी है कि ऐसा लग रहा है कि वापस चले जाएं, होटल में रहें और शाम को माहौल करें। और राजस्थान के चूरू में तो गर्मी ने पिछले 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिनों दिन बढ़ती गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। गर्मी के लिए अपनी अलग पहचान रखने वाला चूरू इन दिनों आग उगल रहा है। 50 डिग्री के करीब पहुंचे पारे ने पिछले 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। थार की तरफ से आने वाली गर्म हवाओं और सड़क पर बरसती आग की वजह से लोगों का पैदल चलना तक दुश्वार हो गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिल सके, इसके लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। राजस्थान के ज्यादातर शहरों में भीषण गर्मी से इस वक्त लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। चूरू, श्रीगंगानगर में 50 डिग्री के पार पहुंचे पारे ने बच्चों और बुजुर्गों की परेशानी बढ़ा दी है। सूर्य देवता का रौद्र रूप श्रीगंगानगर में भी खूब दिख रहा है। 47 डिग्री के पारे से बचने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक, गन्ने के रस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वही सही कसर मौसम विभाग ने पूरी कर दी है। आने वाले दिनों में 50 डिग्री तक पारा पहुंचने की आहट से पूरा शहर सहमा हुआ है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। आलम यह है कि सैलानियों से पटा रहने वाला शहर अब वीरान नजर आने लगा है। जहां प्रदेश में जला देने वाली गर्मी ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं, जून के महीने में 45 डिग्री के पार पहुंचे पारे और चिलचिलाती धूप ने आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। गर्मी से बचने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा गन्ने के रस का इस्तेमाल कर रहे हैं। मौसम विभाग ने भी अगले 2 दिनों में लू के प्रकोप की चेतावनी दी है। गुलाबी नगरी जयपुर की अगर बात करें, तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गुलाबी नगरी जयपुर का तापमान 45 के पार पहुंच गया है। वहीं प्रदेश के अलग अलग शहरों की अगर बात करें, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, जालोर में भी पारे में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और हरियाणा का भिवानी राजस्थान से सटा होने की वजह से अपनी कीमत चुका रहा है। इस भीषण गर्मी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एडवाइजरी तक जारी कर दी है। राजस्थान से सटे होने की वजह से हरियाणा के भिवानी में सूरज देवता कहर बनकर टूट पड़े। पारा 48 डिग्री के पास पहुंचने से आम लोगों के साथ साथ सब्जी बेचने वाले लोगों को भी भारी परेशानी हो रही है। गर्मी ने यहां पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गर्मी की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो गया है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी गर्मी ने हाहाकार मचाया हुआ है। चढ़ते हुए पारे ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं।
एक तरफ दिल्ली और दूसरी तरफ राजस्थान से सटा होने की वजह से गुरुग्राम इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। 44 डिग्री के पार पहुंचते पारे ने लोगों के साथ साथ राज्य सरकार की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। हरियाणा सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, एनसीआर के कई इलाके ऐसे हैं जो कि इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में हैं। गाजियाबाद में 46 डिग्री पारे ने सबकी कमर तोड़कर रख दी है। तस्वीरें दिल्ली से सटे गाजियाबाद की हैं। भीषण गर्मी में एक तरफ पूरा शहर त्राहिमाम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ 46 डिग्री तापमान और तेज और झुलसा देने वाली गर्मी में ट्रैफिक पुलिस के जवान दिन भर खुली धूप में सड़क पर अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से निभा रहे हैं। 42 डिग्री का जो ये तापमान है, इसमें कोई नहीं चाहता कि वो घर से बाहर निकले, खासकर अगर रविवार हो या छुट्टी का दिन हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें रविवार और अन्य छुट्टी के दिनों में भी काम करना पड़ता है। उन्हीं में से पुलिसकर्मी भी हैं और मैं इस वक्त गाजियाबाद में मौजूद हूँ। 42 डिग्री से ज्यादा तापमान है और आप रोड पर इन पुलिसकर्मियों को काम करते हुए देख सकते हैं, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो या फिर खाकी वर्दीधारी पुलिसकर्मी हो, वो अपने काम में बखूबी लगे हुए हैं। और जब हम इनसे बात करते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि पानी पीने तक का मौका इनको पूरे दिन भर में नहीं मिल पाता है, जबकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ ले, लेकिन ड्यूटी है, कर्तव्य है और उसे निभाना है। दिक्कत यही है कि टेम्परेचर ज्यादा है जिसमें गर्मी लगती है और दूसरे पानी की समस्या यहाँ पे है। पानी कुछ तो हम घर से ले आते हैं, जब तक चलता है 1 by 1 करके जो है ट्रैफिक चला लेते हैं। और सबसे बड़ी समस्या मैं पहले ही बताया कि पब्लिक कोऑपरेशन है। पब्लिक अगर कोऑपरेट करे तो ये दिक्कत नहीं आए, क्योंकि ऐसा है एक अकेले से यहाँ पे चौराहा नहीं चला जाता है, दूसरे को खड़ा रहना पड़ता है। और आज रोड लेन है यहाँ पे, तो जिस वजह से जो है 1 by 1 करके एक दूसरे को थोड़ा रिलैक्स भी देना पड़ता है। बस यही समस्या है। वहीं उत्तर प्रदेश में लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक नवाबों की नगरी लखनऊ भी गर्म रहने वाली है। राजधानी लखनऊ में पारा रोजाना एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। लू और गर्म थपेड़ों ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। पिछले 24 घंटे में तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिली। मौसम विभाग ने गर्म हवाओं के कहर पर तो अलर्ट भी जारी कर दिया और लोगों को लू से बचने की हिदायत दी जा रही है। इस समय पारा कहीं न कहीं 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ है। अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की तो यहाँ भी लगभग 45 डिग्री को पारा छू रहा है। ऐसे में लोग गर्मी से बेहाल दिख रहे हैं और कहीं न कहीं जो गर्मी से राहत पाने के लिए लोग जूस का और कई तरह के पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस समय हम ऐसे ही एक जूस की दुकान पर खड़े हुए हैं। ये जूस कॉर्नर है, यहाँ देख सकते हैं पीछे ये गन्ने का जो है जूस की दुकान है और इसी के ठीक पीछे जूस की दुकान है जहाँ पर जूस लोग निकाल के देते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि इस गर्मी ने कितना बेहाल कर रखा है, उनको उनसे बात करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? साधना राही नाम है मेरा। साधना जी, जिस तरह से गर्मी है, प्रचंड गर्मी है, तो क्या लगता है कितना बेहाल है लोग और क्या इससे बचने के लिए आप लोग उपाय कर रहे हैं? इससे बचने के लिए हम लोग गन्ने का जूस ले रहे हैं, जगह जगह छांव ढूंढ रहे हैं, जो कि इतनी गर्मी भयंकर है, सरकार को इतनी गर्मी में पेपर नहीं करानी चाहिए। अच्छा, आप पेपर देने आए थे, बहुत से बच्चे आए होंगे, तो गर्मी में कितना बेहाल हैं आप लोग? बहुत ज्यादा बेहाल है, राहत कहीं भी नहीं है। यूपी के ज्यादातर शहरों में गर्मी का सितम लगातार जारी है। हालत यह है कि रामपुर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। आसमान से अंगारे बरसाती गर्मी में सड़क से लेकर हाईवे तक सन्नाटा ही सन्नाटा है। गर्मी की वजह से लोग घर के अंदर ही कैद होने को मजबूर हो गए। आलम यह है कि शहर का सबसे व्यस्त इलाका गांधी समाधि वीरान पड़ा है। वहीं बसों के अंदर भी इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। यूपी का श्रावस्ती भी इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। अंगारे बरसाती आग से नदी तालाब सब सूख रहे हैं। तराई के जिले श्रावस्ती में भी गर्मी अपना कहर बरपा रही है। चढ़ते पारे से नदी तालाब सूख गए हैं। पानी के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। सड़कें दिन में ही सुनसान नजर आ रही हैं। वहीं गर्मी से बचने के लिए लोग ज्यादातर वक्त गन्ने और जूस की दुकानों पर बिता रहे हैं। ताजनगरी आगरा में चढ़ते पारे से सैलानियों के साथ साथ स्थानीय कारोबारियों की नींद भी उड़ गई है। गर्मी की छुट्टी होते ही आगरा का रुख करने वाले सैलानी चिलचिलाती धूप से खासे परेशान हो रहे हैं। आलम यह है कि ताजमहल सहित सभी पर्यटन स्थलों में सैलानियों की तादाद में भारी कमी देखने को मिल रही है। ताज जा रहे सैलानियों का प्रचंड गर्मी से हाल बेहाल हो रहा है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग का असर ऋषिकेश में भी देखने को मिल रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग यहाँ पानी की ओर रुख कर रहे हैं।
आसमान से बरसती आग और जलते जंगल ने उत्तराखंड के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आलम यह है कि गर्मी से राहत पाने के लिए लोग झरनों और तालाबों का सहारा ले रहे हैं, जिससे एक तरफ स्थानीय कारोबारियों को फायदा मिल रहा है तो दूसरी तरफ सैलानी भी खुद को तरोताजा महसूस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला शहर इंदौर इस वक्त प्रचंड गर्मी झेल रहा है। हर तरफ इंदौर में हाहाकार की स्थिति है, क्योंकि मिनी बॉम्बे कहे जाने वाले इंदौर में पारा 46-47 डिग्री तक पहुंच गया है। लोग घर से बाहर मुंह ढककर निकल रहे हैं। गर्म हवाओं ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले शहर इंदौर में मौजूद हूँ और इंदौर वो शहर है जो कि मालवा क्षेत्र में मध्य प्रदेश के पड़ता है और मालवा क्षेत्र के बारे में ये कहा जाता है कि शबे मालवा यानी यहाँ की शामें बड़ी पुरसुकून होती है, चाहे गर्मी कितनी भी हो। लेकिन आज हालात कुछ अलग नजर आते हैं। हालात इसलिए अलग नजर आते हैं कि मैं स्टेशन पर मौजूद हूँ। आमतौर पर ये सबसे व्यस्तम इलाका है जहाँ लोग लगातार सुबह से शाम तक इस रास्ते का और इस जगह का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि ये सड़कें वीरान और सुनसान पड़ी हैं। वजह केवल एक है कि गर्मी शिद्दत की पड़ रही है। इंदौर में गर्मी किस तरह के हालात है सर? इंदौर में किस तरह के गर्मी के हालात दिख रहे हैं? गर्मी तो बहुत ज्यादा है, पानी बहरिया शरीर से ये हालत है। इतनी गर्मी पिछले साल भी नहीं, इस साल ज्यादा है। अच्छा, आप गमछा लेके घूम रहे तो गर्मी से बचने का? सर पे रखने के लिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। वहां पर गर्मी ने पिछले 65 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसकी चपेट में आने से बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी बेहाल हैं। 47 डिग्री के पारे ने यहां 6 दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले 2-3 दिनों में बादल की वजह से गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन बाद के दिनों में गर्मी और तेवर दिखा सकती है। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में गर्मी ने इस वक्त जबरदस्त कहर बरपाया हुआ है। लू के कहर से अब तक वहां 40 से ज्यादा लोगों की जान गंवाने की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक तेलंगाना के रामगुंडम में तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का रिकॉर्ड तापमान है। वहीं राज्य के आदिलाबाद जिले में भी तापमान 46 डिग्री के पार चला गया। ताजा एडवाइजरी जारी कर राज्य सरकार ने लोगों से बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। अक्सर मैदानी इलाकों में गर्मी से परेशान लोग छुट्टियों के वक्त पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन शिमला में तेज गर्मी ने सैलानियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पहाड़ों की रानी शिमला में जहां लोग सुकून की तलाश में छुट्टियां मनाने जाते हैं, इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। 5 साल बाद 32 डिग्री के पारे ने सैलानियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं जगह जगह पानी की किल्लत से स्थानीय लोग भी हालात से जूझने को मजबूर हो गए। शुरुआत से ही सूरज की तपिश से हर किसी की परेशानियां बढ़ गई हैं। घर हो या बाहर, कहीं भी पसीना थमता हुआ नहीं दिख रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में बारिश के आसार बेहद कम हैं। अलग अलग इलाकों के हिसाब से कहीं आंधी तो कहीं गर्म हवाएं चलती रहेंगी। 3 जून को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान आ सकता है, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ और मराठवाड़ा में गर्म हवाएं चल सकती हैं। 4 जून को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और यूपी में आंधी तूफान आने की संभावना है, जबकि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, एमपी और विदर्भ में गर्म हवाएं चल सकती हैं। जबकि 5 जून को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और यूपी में आंधी तूफान आने का अनुमान है, जबकि विदर्भ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गर्म हवाएं चल सकती हैं। 6 जून की अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आंधी तूफान आने की आशंका है, जबकि विदर्भ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गर्म हवाएं चलने के आसार हैं। 7 जून को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आंधी तूफान आ सकता है और विदर्भ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गर्म हवाएं चल सकती हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने 5 दिनों बाद यानी 8 से 10 जून के बीच बारिश होने की संभावना जाहिर की है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटना फौरन वापस। आप देखते रहिए आंख कान खोल के। खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से है। चौक कोतवाली के केरुगंज इलाके में एक व्यापारी का शव टैंकर से बरामद हुआ है। और हैरानी की बात तो यह है कि किसी को समझ नहीं आ रहा कि व्यापारी राजकुमार गुप्ता की मौत कैसे हुई। व्यापारी ने अपनी ही दुकान के अंदर शीरे का अवैध टैंक बना रखा था और वो पूरी तरह भरा हुआ था। बताया जा रहा है कि वो अपने ही टैंक के पास खड़े थे, तभी उनका पैर फिसला और वो सीधे टैंक में जा गिरे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने जेसीबी की मदद से टैंक को तोड़कर व्यापारी को निकाला, लेकिन तब तक व्यापारी की मौत हो चुकी थी।
जानकारी के मुताबिक अवैध शराब की बिक्री के लिए शीरे के टैंक का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि इस पर अभी तक मृत व्यापारी का परिवार और आबकारी विभाग कुछ भी बोलने से बच रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बसों में मुफ्त सफर करने से जुड़ी बड़ी सौगात दी है। दिल्ली सरकार की महिलाओं को इतनी बड़ी राहत के पीछे की वजह दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को माना जा रहा है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिलाओं को दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बसों में मुफ्त सफर का तोहफा दिया। सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर सभी डीटीसी की बसें और क्लस्टर बसें, सभी बसों के अंदर और मेट्रो के अंदर महिलाओं का सफर फ्री किया जाएगा। केजरीवाल सरकार के इस ऐलान के बाद मेट्रो और बसों में सफर करने के दौरान महिलाओं को टोकन या स्मार्ट कार्ड नहीं लेना होगा। माना जा रहा है कि महिलाओं को दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बसों में मुफ्त सफर करवाने से जुड़ी इस योजना को लागू होने में अभी 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। हालांकि केजरीवाल ने आर्थिक तौर पर मजबूत महिलाओं से टिकट और टोकन खरीदने की अपील भी की, ताकि दिल्ली सरकार पर सब्सिडी का बोझ कुछ हद तक कम हो सके। कई सारी महिलाएं अफोर्ड कर सकती हैं, जो अफोर्ड कर सकती हैं वो अपना टिकट खरीद के सब्सिडी उनको लेने की जरूरत नहीं है। बस में भी टिकट खरीद सकती हैं, मेट्रो पे भी टिकट खरीद सकती हैं। और हम ज्यादा से ज्यादा उनको इनकरेज करेंगे, जो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सब्सिडी का इस्तेमाल ना करें, ताकि और दूसरे लोगों को इसका फायदा मिल सके। केजरीवाल ने दावा किया कि महिलाओं को फ्री में सफर करवाने से जुड़ी इस योजना का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद केजरीवाल सरकार का ये ऐलान मास्टर स्ट्रोक की तरह है। हालांकि एक अनुमान के मुताबिक मेट्रो और डीटीसी बसों में कुल यात्रियों में 33% महिलाएं होती। माना यह जा रहा है कि हर साल मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा पर करीब 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा, जबकि डीटीसी बसों में मुफ्त सफर पर 200 करोड़ रुपए हर साल खर्च होंगे। कुल मिलाकर इस योजना के लागू होने से दिल्ली सरकार पर हर साल करीब 1200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि इस योजना से संबंधित सुझाव देने के लिए केजरीवाल सरकार ने delhi.womenssafety@gmail.com पर सुझाव भी मांगे हैं। यही नहीं, केजरीवाल ने 8 जून से पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगने का काम शुरू होने का दावा भी किया है, जिसके तहत 2,80,000 सीसीटीवी लगाए जाएंगे, जिसका काम दिसंबर तक पूरा करने का दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दावा किया है। पूरी दिल्ली के अंदर लगभग 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगने का प्रपोजल टेंडर सब पास हो चुका है। 70,000 कैमरों का सर्वे हो चुका है कंप्लीट, और अब 8 जून से वो कैमरे लगने चालू हो जाएंगे। इस बीच बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के महिलाओं को दिए तोहफे को रेवड़ियां करार दिया। पूरी दिल्ली यही कह रही है कि अरविंद केजरीवाल नाम के अभिशाप से दिल्ली को बचाओ। ये फिर झूठ बोलेंगे, फिर रेवड़ियां बांटेंगे और लोगों को छल में लेने की कोशिश करेंगे, पर आप विश्वास करिए अब कोई इस छल में आने वाला नहीं है। इनकी अरविंद केजरीवाल की विदाई निश्चित है, और इन्होंने जो जो अपराध किए हैं दिल्ली पे, उसकी इनको सजा भी मिलेगी, ये भी आपको बता दूं निश्चित है। सियासत से इतर डीटीसी बसों और दिल्ली मेट्रो में रोजाना सफर करने वाली महिलाओं ने केजरीवाल सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। अच्छा गुड स्टेप है, एक तरीके से देखा जाए हमारे लिए तो फायदा ही होगा जब केजरीवाल इतनी सुविधा हमें दे रहा है। राजधानी दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जनता को राहत देना तो बहाना है, असल वजह दिल्ली के चुनाव में किसी भी तरह सत्ता में वापसी की कवायद है। दरअसल 2015 में आम आदमी पार्टी को जनता ने प्रचंड जनादेश देते हुए दिल्ली की 70 में से 67 सीटें दी थी। वहीं हाल में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और पार्टी देश भर में सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब हो पाई थी, जबकि दिल्ली में पार्टी 7 लोकसभा सीटों में से 1 पर भी जीत दर्ज नहीं कर पाई। आंख कान खोल के में अब बात करते हैं गुजरात की। अहमदाबाद में पहले सरेआम एक महिला को लात घूंसे मारे जाते हैं। लात मारने वाला कोई और नहीं, सत्ताधारी बीजेपी का विधायक है, जिन्होंने विवाद बढ़ने के बाद न सिर्फ महिला से माफी मांगी बल्कि उससे राखी भी बंधवाई।
इससे पहले सामने आए वीडियो में बीजेपी विधायक बलराम थवानी महिला पर लात घूंसों की बरसात करते दिखे। वीडियो में साफ दिखा कि कैसे वो महिला को लात से मार रहे हैं, लेकिन विधायक जी का तो कुछ और ही कहना है। वो महिला है आपको मारने? महिला ने मारा नहीं, महिला से मैं बात कर रहा था। महिला को क्यों मारने जा रहे हैं? आप बहने एक बात सुनो, मैं कह रहा हूँ कि महिला को मेरा विचार ही नहीं था तो किसी को हाथ लगाने का। ये अनजाने में मेरे से गलती हो गई है। अनजाने में सर आपको दिख रहा है, आप इंटेंशनली सोच कर आए थे कि ये महिला को आप मारने जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। अनजाने में कौन इतना जोर से मारता है? देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, न मेरा विचार था, न आज भी है, न कल भी था। भले ही अब बलराम थवानी कह रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर लात नहीं मारी, गलती से लग गई, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। अजीत डोभाल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे अजीत डोभाल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने रहेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी रॉबर्ट वाड्रा को इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत मिल गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 3 महीने में जांच पूरी करने का आदेश दिया है। यूपी के सुल्तानपुर में सांसद मेनका गांधी ने डीएम समेत कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी ममता बनर्जी के विरोध में हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। जय श्री राम, जय श्री राम। जबलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी को जय श्री राम लिखे 1000 से ज्यादा पोस्ट कार्ड एक साथ भेजे। एमपी के भोपाल में पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, जिससे कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हरिद्वार में नेशनल हाईवे पर जाम लगने से ज्वालापुर से हर की पैड़ी तक पहुंचने में यात्रियों को कई घंटे लग गए। अभिनेता सलमान खान ने लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नई गठित कैबिनेट को ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। श्रीदेवी और बोनी कपूर की 23वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर जानवी कपूर ने दोनों की थ्रोबैक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है। सलमान खान की नई फिल्म भारत के लिए उनके एक फैन ने पूरा थिएटर ही बुक कर दिया है। मंत्री के तौर पर कामकाज संभालने के बाद राजनाथ सिंह अपनी पहली यात्रा पर चीन और पाकिस्तान से सटे सियाचिन पहुंचे, जो अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि सियाचिन समुद्र से करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ठंडा युद्ध क्षेत्र है। लिहाजा देश के नए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना के हेलीकॉप्टर से अपना पहला दौरा सियाचिन ग्लेशियर का किया। हेलीकॉप्टर से उतरकर रक्षा मंत्री ने फील्ड कमांडरों से हाथ मिलाया और उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत और उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह भी मौजूद रहे। फील्ड कमांडरों ने रक्षा मंत्री को सियाचिन पर सेना की तैयारियों और पोजीशन के बारे में जानकारी दी। दरअसल सियाचिन ग्लेशियर पर जवानों को सबसे ज्यादा ठंड और तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। सर्दियों में वहां बर्फीले तूफान आना आम बात है। इस दौरान वहां तापमान 0 से 60 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। लिहाजा इतनी कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी करने के दौरान शहीद हुए जवानों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी और नमन किया। एक आंकड़े के मुताबिक सियाचिन में अब तक करीब 1100 जवान शहीद हुए हैं, जिनके नाम वहां बने वॉर मेमोरियल में दर्ज हैं, जिनकी जानकारी रक्षा मंत्री को दी गई। इसके बाद रक्षा मंत्री वहां खड़ी विजिटर बुक में काफी देर तक कुछ लिखते हुए दिखाई दिए। सेना के बड़े अधिकारियों से मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री जवानों के बीच भी पहुंचे और उनसे हाथ मिलाया। इसके अलावा जवानों के साथ बैठकर फोटो खिंचवाई। जवानों के बीच भाषण देते हुए राजनाथ सिंह ने उनकी जमकर तारीफ की। आपकी शौर्य को, आपकी शौर्य को, आपकी पराक्रम दरअसल सियाचिन पर मौजूद जवान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और चीन से सटी सीमाओं की देखरेख करते हैं, क्योंकि सियाचिन पर चीन और पाकिस्तान दोनों की नजर है।
एक सर्वे के मुताबिक यहां तैनात जवानों पर हर रोज करीब 7 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में गृहमंत्री रहे राजनाथ सिंह को इस बार रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। उनसे पहले ये मंत्रालय निर्मला सीतारमण के पास था, लिहाजा राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर और फुल टाइम मंत्री मिलने से रक्षा क्षेत्र को बेहतरी की उम्मीद है। लेकिन नया मंत्रालय मिलने के बाद राजनाथ सिंह के लिए चुनौतियां भी अब नई हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में गृहमंत्री रहे थे राजनाथ सिंह, उनके सामने इस वक्त बहुत सी नई चुनौतियां हैं और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण के काम में तेजी लाने की। चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए हर मोर्चे पर तैयार उनको रहना होगा। भारतीय वायुसेना को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए 126 राफेल विमानों की जरूरत थी, लेकिन 36 के लिए ही सौदा हुआ और उसमें अभी आपूर्ति में वक्त लग रहा है। नौसेना की जिम्मेदारियां भी काफी बढ़ गई हैं और उससे भी अपने बेड़े में विस्तार करने की जरूरत है। इसके अलावा उनके लिए बड़ी चुनौती चीन के साथ लगी सीमाओं पर शांति बनाए रखने की भी होगी। पाकिस्तान पर एयर और सर्जिकल स्ट्राइक से बने दबाव को बरकरार रखना भी एक बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा रूस से हुए S-400 मिसाइल सौदे पर अमेरिका की नाराजगी को दूर करना भी रक्षा मंत्री के लिए एक बड़ी चुनौती इसको माना जा रहा है। इधर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक युवक ने जिंदगी बचाने के लिए 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद मौत को मात दी। हालांकि इस सब में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया और युवक का काफी खून भी बह चुका था, लेकिन शुक्र ऊपर वाले का कि युवक की जान बच गई। फिलहाल पीड़ित का भोपाल के अस्पताल में इलाज चल रहा है। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि ममता बनर्जी बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन से बौखला गई हैं और उन्हें कुछ आराम की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वो ममता को गेट वेल सून के कार्ड भेजेंगे। वहीं बीजेपी ने भी ममता को जय श्री राम लिखे 10 लाख पोस्ट कार्ड भेजने का फैसला किया है। ये पोस्ट कार्ड सीएम आवास पर भेजे जाएंगे, जिन पर जय श्री राम लिखा होगा। वहीं टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बंगाल में विजय रैली के नाम पर बीजेपी कार्यकर्ता तनाव पैदा करना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी को 46 साल पूरे हो गए। अपनी शादी की सालगिरह पर बिग बी ने एक रोचक किस्सा शेयर किया और बताया कि आखिर क्यों उन्होंने जया से 3 जून 1973 को शादी की थी। इसके लिए उन्होंने ब्लॉग का सहारा लिया और लिखा, मैंने अपने दोस्तों से वादा किया था कि अगर जंजीर हिट हो जाती है तो वो उन्हें लंदन घुमाने ले जाएंगे। मैंने पेरेंट्स को बताया कि हमारा ग्रुप लंदन जा रहा है। उन्होंने पूछा कौन कौन जा रहा है। नाम सामने आए जिनमें जया भी शामिल थी। उन्होंने पूछा जया भी तुम्हारे साथ जा रही हैं? मैंने कहा हाँ। इस पर वो बोले पहले शादी करो फिर जाओ। मैंने शादी की पोशाक पहनी और अपनी कार में जा बैठा। मालाबार हिल पर शादी की और मैं कार चलाना चाहता था, लेकिन मेरे ड्राइवर नागेश ने मुझे ड्राइविंग सीट से हटाया और बोला कि मेरी शादी पर कार वो चलाएगा, जो उस वक्त घोड़े के विकल्प के रूप में थी। इसके बाद कुछ ही घंटों में शादी हो गई और हम पति पत्नी बन गए। शादी की अगली ही रात हम दोनों लंदन रवाना हो गए थे। पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी पर बधाई देते हुए अभिषेक बच्चन ने इंस्टाग्राम पर उनकी एक फोटो शेयर की, साथ ही लिखा, माता पिता को शादी की सालगिरह मुबारक। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूं। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। कल ठीक 8 बजे फिर जुड़िएगा हमारे साथ आंख कान खोल के।